इन स्लीपी नेशन। आज हम जानेंगे साइकोलॉजी के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, और ये जानेंगे कि साइकोलॉजी किस विषय से निकल कर आया है, उस विषय के बारे में जानेंगे। देखिए, साइकोलॉजी किस विषय से निकल कर आया है, ये आपके प्रीवियस का क्वेश्चन है, टेट का, सुपर टेट का एक क्वेश्चन है। किस विषय से निकल कर आया है, तो दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलॉसफी। और फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फिलॉसफी लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से। वो शब्द कौन कौन से हैं? एक है फिलॉस और दूसरा है सोफिया। फिलॉस और सोफिया, लैटिन भाषा के दो शब्द फिलॉस और सोफिया से बना है फिलॉसफी। जहां फिलॉस का मतलब क्या होता है? फिलॉस का मतलब होता है प्रेम या अनुराग, प्रेम या अनुराग, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान या जानकारी, ज्ञान या जानकारी। अब इस पूरे का अर्थ क्या हो गया? प्रेम और ज्ञान। इस पूरे का अर्थ हो गया ज्ञान के प्रति प्रेम। फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? तो शाब्दिक अर्थ बनेगा ज्ञान के प्रति या के लिए, ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। ये फिलॉसफी का मेन मतलब है या शाब्दिक अर्थ है। ठीक, ये तो फिलॉसफी का है। फिलॉसफी में किस चीज का अध्ययन किया जाता था? फिलॉसफी ऐसी कौन सी विषय है जिसमें उसकी अध्ययन सामग्री क्या है? फिलॉसफी में जितने भी अदृश्य घटनाएं हैं या तथ्य हैं, उनके अध्ययन किए जाते हैं। मुख्यतः ईश्वर से रिलेट अध्ययन होता है, क्रियाकलापों से अध्ययन होता है। जैसे इसमें अध्ययन क्या होगा? इसमें आत्मा का अध्ययन होगा, इसमें चेतना का अध्ययन होगा, इसमें तर्क का अध्ययन होगा, इसमें शक्ति का अध्ययन होगा। ठीक है, इनका अध्ययन होता है फिलॉसफी में। इसी को कुछ वैज्ञानिक कहते हैं फिलॉसफी में सत्य का अध्ययन किया जाता है या ईश्वर का अध्ययन किया जाता है कि सत्य क्या है। तो ज्ञान के प्रति प्रेम क्या है? फिलॉसफी है। अब इसमें ध्यान देने वाली टॉपिक क्या है? देखिए, ध्यान देने वाली टॉपिक है आत्मा। ठीक, ध्यान देने वाली टॉपिक है आत्मा। अब आत्मा से उत्पत्ति होगी साइकोलॉजी की। कैसे? फिलॉसफी का एक विषय हुआ करता था या एक ऐसी टॉपिक थी आत्मा, जिसे फिलॉसफी में हम पढ़ा करते थे। इसी आत्मा पर अध्ययन करने के लिए एक नवीन विषय की उत्पत्ति हुई, और वो नवीन विषय क्या बना? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है साइकी, पहला शब्द है साइकी। ठीक, साइकी, और दूसरा शब्द है लोगोस, दूसरा शब्द है लोगोस। जहां साइकी का मतलब होता है सोल, साइकी का मतलब क्या? सोल, और लोगोस का मतलब है स्टडी, स्टडी। सोल का हिंदी आप जानते हैं, सोल की हिंदी क्या होगी? आत्मा। सोल की हिंदी आत्मा। स्टडी की हिंदी क्या होगी? स्टडी की हिंदी होगी अध्ययन, अध्ययन, या इसी को कर सकते हैं विज्ञान। ठीक, अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? इसका शाब्दिक अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या मिला? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। सन 1900 के आसपास, सन 1900 के आसपास इसकी शुरुआत भारत की तरफ आती है। जब साइकोलॉजी, अब चूंकि लैटिन है तो यूनान में शुरू हुआ होगा, जब यूनानी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र से भारत की तरफ प्रभावी होना शुरू हुआ, तो लगभग 1900 के आसपास से ये प्रभावी हुआ। और जब ये यहां प्रभावी हुआ तो कहलाया मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो मनोविज्ञान हिंदी भाषा का शब्द है। मनोविज्ञान
हिंदी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और विज्ञान। मन और विज्ञान। यानी अब देखिए सवाल से मिल लीजिए, सवाल कैसे यहां से पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के रियल क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए साइकोलॉजी किस भाषा से ली गई है, लैटिन भाषा से ली गई है। साइकोलॉजी की उत्पत्ति कहां से हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी किन शब्दों का सम्मिश्रण है, फिलॉस और सोफिया का, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान के प्रति प्रेम। ये तो हो गई फिलॉसफी की बात। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी लैटिन भाषा के साइकी और लोगस से बना है, जहां साइकी का मतलब सोल या आत्मा होता है और लोगस का मतलब स्टडी या अध्ययन होता है। ठीक, अब सवाल कंफ्यूज कहां करता है, आपसे पूछेगा साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है। कई बच्चे गलती कर देते हैं कि जब कहता है साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है तो कह देते हैं साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान, क्योंकि उनके दिमाग में यही चीज भरी हुई है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। गलत है, बिल्कुल गलत है। पहले साइकोलॉजी शुरुआत हुई, उसके बाद मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन है और मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है। ठीक है, और ये आत्मा कहां से लिया गया, तो ये आत्मा दर्शन शास्त्र की टॉपिक हुआ करती थी। ठीक, अभी भी दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन होता है, लेकिन इस एक तथ्य को पूरी विषय के रूप में बनाया गया साइकोलॉजी में। ठीक, चलिए अब देखते हैं मनोविज्ञान के कालक्रम को कि किस समय मनोविज्ञान को किस विषय वस्तु का अध्ययन माना जाता रहा है। अलग अलग समय में अलग अलग अध्ययन माना जाता रहा है। आपसे इसका क्रम भी पूछ सकता है। देखिए सबसे पहले क्या माना गया, तो सबसे पहले मनोविज्ञान को माना गया था आत्मा का अध्ययन। किसका अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन सबसे पहले माना गया। भाई साइकोलॉजी सबसे पहले आई और साइकोलॉजी का मतलब ही था आत्मा का अध्ययन, तो सबसे पहले क्या, आत्मा का अध्ययन। लेकिन कब ये माना गया, कब दर्शन शास्त्र से तोड़ करके साइकोलॉजी को एक मुक्त विषय के रूप में बनाया गया, तो ये सब सिलसिला चला लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 16वीं सदी तक। लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 16वीं सदी तक। ठीक, इसमें कौन कौन से समर्थक या विद्वान शामिल हुए, तो एक नाम आता है सुकरात का। किसका नाम आता है, सुकरात का। इन्हीं के शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो के शिष्य अरस्तु। अब अरस्तु के शिष्य की अगर बात कही जाए तो उसकी यहां भूमिका ही नहीं बनती, क्योंकि अरस्तु के शिष्य को दुनिया महान कहती है। किस गणित से ये हमको नहीं पता, क्योंकि महान कैसे आप कह सकते हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपके घर पे हमला करता है। ठीक, आपके घर पे हमला करता है, आपके परिवारजनों को क्षति पहुंचाता है, उसके बाद आपको लूटता है, आप उसको महान कहेंगे। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि वो महान है, बहरहाल लोग कहते हैं। वो है कौन जिसको ये कहा गया कि इसके चेले थे और दुनिया उसको महान कहती है, सिकंदर, अलेक्जेंडर। ठीक, अरस्तु का चेला अलेक्जेंडर। इन्हीं के समकालीन भारत में भी एक विद्वान हुआ करते थे। भारत में भी एक विद्वान थे, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब। उस विद्वान का नाम क्या है वो बताइएगा। देखिए अगले क्रम की बात करें, दूसरे में आत्मा का अध्ययन तो कहा जाता रहा 16वीं सदी तक। ठीक, 16वीं सदी तक आत्मा का अध्ययन कहा जाता रहा। लेकिन जब समय और बढ़ा तो परिवर्तन आया। जयशंकर प्रसाद जी की एक बात है, उसे याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जो कल का सुधार था वो आज का दोष है। जो आज का सुधार है ये निश्चित रूप से कल चल के दोष बन जाएगा। ठीक, तो कोई भी सुधार समय के अनुरूप अगर परिवर्तित नहीं हो रहा है तो वो आने वाले भविष्य में एक दोष का रूप ले लेता है। शुरू में कहा गया आत्मा का अध्ययन है, जब समय और आगे बढ़ा तब समय की अगर बात करें तो दूसरे चरण पे पहुंचेंगे। दूसरा अध्ययन क्या बना, दूसरा अध्ययन बना मन का अध्ययन। मन का अध्ययन, ठीक, मन का अध्ययन। समय क्या था, 16वीं सदी के बाद। 16वीं सदी के बाद का मतलब
17वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक, 17वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक ये बात चलती रही कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन न करके मन का अध्ययन करता है। और इस बात को बताया किसने, या इस बात के समर्थक कौन से चेहरे बने या कौन विद्वान थे, तो वो लोग थे जैसे लिबनिज, ठीक, एक नाम है आपने जरूर सुना होगा, जैसे लिबनिज, ह्यूम, ठीक, थॉम्स, ये वो विद्वान थे जिन्होंने ये चीज माना कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं बल्कि मन का अध्ययन है। अच्छा, एक सवाल अभी आपसे पूछे थे कि अरस्तु के समकालीन भारत में चर्चित चेहरा या विद्वान कौन हुआ करते थे। बहुत फेमस विद्वान है, आप सबको पता है, उनका नाम है विष्णुगुप्त या चाणक्य। और उनके शिष्य और इनके शिष्य, इन्हीं दोनों के बीच में झेलम का घमासान हुआ था। यानी उनके शिष्य थे राजा पोरस और इनके शिष्य थे अलेक्जेंडर। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आत्मा का अध्ययन कहा गया, उसके बाद मन का अध्ययन कहा गया। हमने अभी कहा जो आज का सुधार है कल दोष बनेगा। तो 18वीं सदी के बाद एक परिवर्तन हुआ, जब थोड़ा सा और समय बीता तो एक परिवर्तन हुआ और अब कहा जाने लगा कि ये न तो आत्मा का अध्ययन है न ही मन का अध्ययन है, बल्कि ये चेतना का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? चेतना या कॉन्शियसनेस, चेतना का अध्ययन, चेतना का अध्ययन है। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी गई। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी गई है, उसका सही जवाब था सन 1900। ठीक, क्या था? सन 1900। तो जब चेतना के अध्ययन की बात आती है तो सन 1900 के आसपास का समय आता, 1900 से थोड़ा सा पहले और 1900 के बाद, यानी 20वीं सदी की शुरुआत की बात आती है। तो इसको हम लिखेंगे लगभग 1900 ईस्वी। ठीक, कितना? लगभग 1900 ईस्वी। अब इस पूरे सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति की एंट्री होती है। कौन? विलियम वुंट। इस बात को किसने माना? इस बात को माना विलियम वुंट ने। इस बात को माना जेम्स सली ने। ठीक, इस बात को माना ईवी टिचनर ने। इसमें सबसे चर्चित चेहरा है विलियम वुड। अभी बताएंगे कैसे क्या क्या है। ठीक, विलियम वुड। अब सन 1900 के बाद क्या समय रुक गया? नहीं, समय बढ़ा, परिवर्तन की नौबत आई, फिर परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन वर्तमान तक चल रहा है। तो वर्तमान में क्या कहा जा रहा है? वर्तमान में कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का अध्ययन है, न मन का अध्ययन है, न चेतना का अध्ययन है, बल्कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। और ये वर्तमान की बात है, 1900 के करीब तक हम पहुंच गए हैं। वर्तमान यानी 20वीं सदी से लेकर अब तक, सन 1900 के बाद से लेकर अब तक, यानी 20वीं सदी। ठीक, 20वीं सदी से अब तक, चाहे अब तक कहिए या वर्तमान। अब इसमें सबसे चर्चित चेहरा कौन है? व्यवहार की बात है। तो सबसे चर्चित चेहरा वो है जिसने व्यवहारवाद की स्थापना की। तो व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? आपको अच्छे से पता है। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? वाटसन ने। क्या नाम था उनका? वाटसन। तो इसके समर्थक कौन बने? वाटसन। ठीक, वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्कीनर, ये बने इसके समर्थक व्यवहार के। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया? आत्मा का अध्ययन। पहले आत्मा का अध्ययन, फिर मन का अध्ययन, फिर चेतना का अध्ययन, फिर व्यवहार का अध्ययन। यानी वर्तमान में किसका अध्ययन है? व्यवहार का।
ये आपके प्रीवियस का क्वेश्चन है कि वर्तमान में मनोविज्ञान किस विषय वस्तु का अध्ययन करता है, तो वर्तमान में मनोविज्ञान अध्ययन करता है व्यवहार का। ठीक, वर्तमान में मनोविज्ञान अध्ययन करता है व्यवहार का। ठीक, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि किस समय पे मनोविज्ञान में किस विषय वस्तु का अध्ययन होता रहा और इसमें किस विद्वानों की भूमिका है। अब उस विद्वानों की बात कर लेते हैं। जैसे एक टॉपिक थी आत्मा का अध्ययन हुआ, शुरू में सबसे पहले आत्मा का अध्ययन हुआ 500 ईसा पूर्व से लेकर 16वीं सदी के करीब तक, जिसमें समर्थक में कौन आए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इस तरह के लोग हैं। अब मिल लेते हैं इन लोगों से। पहले टॉपिक पे बात करते हैं सुकरात की। ठीक, सुकरात से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। सुकरात पे पूरी विस्तृत बात करनी है और वो कहां, जब आपको शिक्षण कौशल पढ़ाएंगे, सुकराती विधि पढ़ाएंगे, प्रश्नोत्तर विधि पढ़ाएंगे। ठीक, वहां पर सुकरात पर पूरी बात होगी। अभी सामान्य सा परिचय जिससे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कवर हो जाए। सुकरात की बात करें तो सुकरात से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पहली चीज, सुकरात ने एक शिक्षण विधि दी थी जिसका नाम है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, इसी प्रश्नोत्तर विधि को कहा जाता है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, समझिएगा। सुकरात ने कहा कि आप जितनी भी जिज्ञासाएं आपकी हैं, दूसरों से सवाल पूछिए, वो जितना उनका सामर्थ्य है उतना वो जवाब देंगे। ठीक, तो आपकी जिज्ञासा शांत होगी और जो दूसरे लोग सवाल पूछ रहे हैं उनकी जिज्ञासा को आप शांत करिए। इस तरह से आप दोनों लोग मिल करके एक बहुत ही उत्तम कोटि का ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं या अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ा सकते हैं। यानी सुकरात का सीधा सीधा कहना था, ये यूनान एथेंस के रहने वाले थे, इन्होंने सीधे कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे एथेंस में स्वर्ग बन जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे एथेंस में स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग बनेगा कब, जब यहां का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होगा या अपने विषय में पूरी जानकारी रखेगा, वो समझेगा सही क्या है गलत क्या है। और ये होगा कब, जब वो एक दूसरे से प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेगा या समस्याओं का समाधान ढूंढेगा। ये बात थी सुकरात की। तो सुकरात से जुड़ी हुई एक टॉपिक इंपॉर्टेंट यही है, प्रश्नोत्तर विधि या समस्या समाधान विधि। इसी प्रश्नोत्तर विधि को नाम दिया जाता है सुकराती विधि। ये आपसे पूछे गए प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। ठीक, सुकराती विधि, सुकराती विधि तो साफ साफ दिख रही है, एक सुकराती विधि है तो सुकरात ने दी होगी। ठीक, अब बात करते हैं सुकरात के शिष्य की। ठीक, सुकरात के बाद एक नाम था प्लेटो का। तो देख लेते हैं प्लेटो से जुड़ी हुई कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या। तो प्लेटो से जुड़ी हुई पहले विधि पे बात कर लेते हैं। ठीक, प्लेटो ने कौन सी विधि दी, चूंकि इन्हीं के शिष्य थे तो इन्हीं की विधि से मिलती जुलती एक विधि इन्होंने दी, संवाद विधि। कौन सी विधि दी, संवाद विधि, या इसी को कह दिया जाता है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि। ठीक, संवाद विधि या वाद विवाद विधि के जनक कौन है, प्लेटो। प्लेटो से जुड़ी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम बहुत बार पूछता है, वो पुस्तक कौन सी है। तो प्लेटो के इतिहास में एक पुस्तक का नाम आता है जिसका नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक, द रिपब्लिक क्या है, द रिपब्लिक प्लेटो की एक पुस्तक है। और इस पुस्तक में है क्या कि ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पुस्तक में पहली बार लिखित परीक्षा प्रणाली के बारे में बताया गया। ये अलग बात है कि वो व्यक्तित्व के आधार पर था, लेकिन इस पुस्तक में सबसे पहले लिखित परीक्षा प्रणाली के बारे में बात कही गई या मूल्यांकन की बात कही गई थी। ठीक, इसलिए ये पुस्तक बन जाती है महत्वपूर्ण। एक सवाल और वो ये कि एक विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। आप जानते हैं अगर कहा जाए कि क्रम से क्या है तो लोग सबसे पहले आगमन विधि का नाम लेते हैं और उसके बाद निगमन विधि का। लेकिन प्लेटो की बात कही जाए तो प्लेटो ने निगमन विधि की शुरुआत की थी। प्लेटो ने निगमन
विधि की शुरुआत की थी, यानी प्रारंभ किया था। ठीक, प्रारंभ किया था। अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फिर इस पे अभी वापस लौट के चर्चा तुरंत करेंगे। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। सुकरात की बात हो गई, प्लेटो की बात हो गई। एक और इंपॉर्टेंट चेहरा था इसमें प्लेटो के बाद, अरस्तु। ठीक, क्या नाम है उनका? अरस्तु। ठीक, अरस्तु। अरस्तु से जुड़ी हुई टॉपिक की बात करें तो अरस्तु से जुड़ी हुई जो सबसे मजबूत टॉपिक है वो ये है कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक। ठीक, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया? अरस्तु को। अब एक सवाल आएगा कि सर शुरुआत तो सुकरात की तरफ से हो रही है या सुकरात के पहले से रही होगी। ठीक, तो फिर जनक अरस्तु कैसे? या प्लेटो को होना चाहिए था। प्लेटो ने परीक्षा की बात कही, प्रणाली की बात कही, इतनी अच्छी खासी भूमिकाएं दी, लोगों ने विधियां दी, तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु कैसे हो गए? देखिए, किसी भी विषय का अस्तित्व सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उस विषय की बात कह दी गई, बिल्कुल भी नहीं। उस विषय के अस्तित्व में होने का प्रमाण तब मिलता है जब उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया हो। जब उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया हो। मनोविज्ञान से संबंधित दार्शनिक पक्ष इन लोगों ने प्रस्तुत किए थे। सुकरात का नाम आप कहीं भी पढ़िएगा, कहीं भी आप देखेंगे, उसमें सुकरात के साथ मनोवैज्ञानिक शब्द नहीं लगता है, सुकरात के साथ दार्शनिक शब्द लगता है। इन लोगों ने शुरुआत की थी, लेकिन उसे व्यवस्थित क्रम देने का काम अरस्तु ने किया, इसलिए मनोविज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। एक चीज और आपसे पूछ ली जा सकती है, ये टॉपिक विलियम जेम्स। ठीक, कुछ लोग मानते हैं कि विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक हैं। किसके जनक हैं? मनोविज्ञान के। लेकिन विलियम जेम्स ने अमेरिका में मनोविज्ञान की शुरुआत की थी, इसलिए विलियम जेम्स को अमेरिकन परिदृश्य से आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। किसका जनक? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, जबकि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक, आयोग ने ये सवाल 2 बार अब तक पूछे हैं, दोनों बार सही उत्तर के रूप में अरस्तु को माना है। तो हमें आयोग के अनुरूप चलना है, आयोग के प्रश्नों का उत्तर देना है और आयोग से सार्थक रूप से अपनी नौकरी लेनी है और आपको टीचर बनना है। ठीक, तो विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक रहेंगे, न कि मनोविज्ञान के। ठीक, चलिए अब अरस्तु से जुड़ी हुई विधि की बात कर लेते हैं। तो अरस्तु ने कौन सी विधि दी? अरस्तु ने दी आगमन विधि। ठीक, कौन सी? आगमन विधि। लेकिन प्रारंभ किया था निगमन विधि का प्लेटो ने और उसे व्यवस्थित किया अरस्तु ने। तो आगमन विधि तथा निगमन विधि, आगमन विधि तथा निगमन विधि। ठीक, आगमन विधि तथा निगमन विधि। तो अरस्तु से जुड़ी हुई टॉपिक क्या बनी इंपॉर्टेंट में? इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने आगमन विधि तथा निगमन विधि की स्थापना की या शुरुआत की, तो इन दोनों विधियों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। अगर अरस्तु नहीं है तब निगमन विधि के लिए आप प्लेटो को चुन सकते हैं, लेकिन अगर दोनों मिलते हैं तब भी अरस्तु को ही चुनिएगा। कारण क्या है कि निगमन विधि की शुरुआत सिर्फ प्लेटो ने की थी, उसे व्यवस्थित स्वरूप दिया था अरस्तु ने। ठीक, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं सरसरी निगाह में। सुकरात किससे जुड़े हुए हैं? सुकरात प्रश्नोत्तर विधि से जुड़े हुए हैं। ठीक, सुकरात प्रश्नोत्तर विधि से जुड़े हुए हैं। प्लेटो संवाद विधि से जुड़े हुए हैं। द रिपब्लिक इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक, और वहीं अरस्तु की बात करें तो अरस्तु मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं और अरस्तु आगमन तथा निगमन दोनों विधियों से जुड़े हुए हैं, यानी दोनों विधियों के जनक कहलाते हैं। ठीक, अब बात करेंगे विलियम वुंड की। देखिए अब बात करेंगे विलियम वुंड की। ठीक, विलियम वुंड। तो विलियम वुंड से मिल लेते हैं भैया। कौन है विलियम वुंड? इनसे मिल लेते हैं। नाम क्या हमने बताया? विलियम वुंड। कौन है ये विलियम वुंड? क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं भाई? क्यों एग्जाम में पूछे जाते हैं? क्या समस्या है इनकी? देख लेते हैं।
विलियम वुंट की अगर हम बात करें तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को वो चीज दी है जिसके बिना मनोविज्ञान बिल्कुल अधूरा विज्ञान था। क्या दिया है विलियम वुंट ने? तो विलियम वुंट ने ही पूरी दुनिया को, मतलब सर्वप्रथम मनोविज्ञान शाला, ठीक, सर्वप्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना की थी विलियम वुंट ने, या यूं कह सकते हैं कि विलियम वुंट ने एक मनोविज्ञान शाला की स्थापना की थी, जो मनोविज्ञान शाला विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला बनती है। क्या है ये? विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला, मनोविज्ञान शाला, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की? विलियम वुंट ने की। कहां किए थे? तो ये मनोविज्ञान शाला की स्थापना उन्होंने वहां पर किया जहां पर स्वयं एक प्रोफेसर हुआ करते थे मनोविज्ञान के। कब किए या कहां किए? तो विलियम वुंट एक प्रोफेसर हुआ करते थे, और कहां पर? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में, लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में। इस मनोविज्ञान शाला की स्थापना कहां की गई? लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में इसकी स्थापना की गई, ठीक। और कब की गई थी इसकी अगर हम बात करें तो इस मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई थी 1879 में। ये डेट आपसे पूछता है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी स्थापना? 1879, 1879 में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा की गई मनोविज्ञान शाला की स्थापना, दुनिया की पहली मनोविज्ञान शाला। एक सवाल और, वर्तमान में इस मनोविज्ञान शाला को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इस मनोविज्ञान शाला को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में यही मनोविज्ञान शाला कहलाती है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय लिपजिंग जर्मनी। अब आपसे जितने भी सवाल पूछेगा आप आसानी से जवाब दे देंगे। देखते हैं क्या पूछेगा कि विलियम वुंट ने किस सन में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की? 1879। कब? 1879। विलियम वुंट कहां के प्रोफेसर थे? लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रोफेसर थे। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान शाला कहां स्थापित की? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थापित की। वर्तमान में विलियम वुंट द्वारा निर्मित मनोविज्ञान शाला को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में मनोविज्ञान शाला को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में वुंट द्वारा बनाई गई इस मनोविज्ञान शाला को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में लिपजिंग जर्मनी में है, यानी लिपजिंग शहर जर्मनी में है। ठीक, ये रहे विलियम वुंट की चीज। अब आगे चलते हैं, देखते हैं विलियम वुंट के बाद किसकी बात करनी है। तो विलियम वुंट के बाद बात हम करेंगे वाटसन की। किसकी बात करेंगे? वाटसन। देखते हैं वाटसन कौन है भाई। वाटसन को बताते समय हमने आपको बताया कि वाटसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में स्वीकारा। वाटसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहारवादी मनोविज्ञान के रूप में या व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में स्वीकारा। यानी वाटसन क्या है? वाटसन व्यवहारवाद के जनक है। अगर हम बात करें व्यवहार की, तो व्यवहार टॉपिक से 3 सवाल बनते हैं। कौन कौन से, उन्हें देख लीजिए। पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले व्यवहार शब्द या बिहेवियर शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये आपके प्रीवियस का क्वेश्चन है। सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं विलियम मैक्डूगल।
कौन? विलियम मैकडूगल। कहां पर किया था? तो विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है जिसमें विलियम मैकडूगल ने अपने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। आपको पता है कि विलियम मैकडूगल ने कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अभी जनवरी 2022 में हुए टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो कितनी बताई हैं? 14। कितनी? 14। तो विलियम मैकडूगल की बात कर रहे हैं। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है? एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एक टॉपिक है जो झगड़ालू है, उससे मिल लेते हैं। ये पुस्तक आई थी 1905 में और विलियम मैकडूगल का सिद्धांत आया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आया था 1908 में। ये क्या माजरा है? इस पुस्तक में 1905 में सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया, बिहेवियर शब्द का प्रयोग किया गया। कब? 1905 में। और इसी पुस्तक में विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, लेकिन कब? 1908 में। तो आपको पता है कोई भी पुस्तक इतनी नहीं प्रिंट होती है या इतनी नहीं छपती है कि वो सदैव के लिए चलती रहे या वो खत्म ही नहीं होगी। बिल्कुल खत्म होगी। 1000, 5000, 10,000, 1,00,000 भी अगर किताब छाप दी जाए तो क्या खत्म नहीं होगी? मुंशी जी की गबन है, ठीक, गोदान है। अगर इन किताबों की बात कही जाए तो पहली बार में कितनी छपी होंगी? पहली बार में अगर 1,00,000 भी छप जाएंगी तब भी खत्म हो जाएंगी। मुंशी जी इतने लोकप्रिय लेखक हैं, ठीक। तो जब वो पुस्तकें खत्म हो जाती हैं तो उन्हें दोबारा से छापा जाता है, उन्हें दोबारा से प्रिंट किया जाता है। और जब दोबारा से प्रिंट किया जाता है तो उसमें से त्रुटियों को निकाल लिया जाता है। जहां पर गलती है उन्हें सुधारा जाता है। कुछ नया ऐड करना है तो उसमें ऐड कर दिया जाता है और फिर दूसरा प्रकाशन आता है या दोबारा उसको प्रिंट किया जाता है। जब ये पुस्तक पहली बार छपी थी 1905 में, जब पहली बार छपी 1905 में, तो उसमें व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन जब ये पुस्तक का कलेक्शन पूरा धीरे धीरे खत्म हो गया तो पुस्तक को दोबारा छापने की बारी आई, क्योंकि जितनी छपी थी सब बिक गई, खत्म हो गई। और जब दोबारा छापने की बारी आई तब तक 3 साल का समय बीत चुका था और दोबारा वो छपी 1908 में। जब 1908 में छपी तब इसी पुस्तक में मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जुड़ चुका था। इसीलिए पुस्तक एक ही है, सन 2 है, ठीक। 1905 में व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ, 1908 में मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आया और पुस्तक क्या है? पुस्तक एक ही है, ठीक। अब बात करते हैं वाद की। व्यवहार शब्द से जुड़ी हुई एक टॉपिक है व्यवहारवाद। अभी आपने बताया या अभी इस बात पे चर्चा हुई कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। ये सवाल पूछता है व्यवहारवाद के जनक कौन? वाटसन। एक सवाल और यहां से बनता है व्यवहार शब्द से कि सबसे पहले व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो सबसे पहले व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? उनका नाम लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितनी जल्दी हो सकता है लिखकर बताइए। देखिए, सबसे पहले व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? फटाफट कमेंट करिए। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो सबसे पहला व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत दिया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। क्या नाम है इनका? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक। देखिए 3 सवाल निकलते हैं ना, व्यवहार से जुड़े हुए 3 सवाल। सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया? विलियम मैकडूगल ने। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? वाटसन ने। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। देखिए, अब बात करते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। 2018 के टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो उस पेपर का सबसे कठिन क्वेश्चन माना गया था। सीडीपी का सबसे कठिन पूछा क्या गया था? क्योंकि उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए कहा गया कि शायद ये कठिन है।
पूछा गया था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, उसके बाद मन का परित्याग किया, फिर चेतना का। इस समय वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये बात किसकी है या ये कथन किसका है? थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं। तो ये बात कहने वाले व्यक्ति हैं वुडवर्थ। कौन? अपने वुडवर्थ साहब हैं। वुडवर्थ ने क्या बात कह दी भाई मनोविज्ञान के संदर्भ में? इन्होंने कहा, 2018 का क्वेश्चन बता रहा है, एकदम डिट्टो यही रिपीट था। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। किसका? अपनी आत्मा का परित्याग किया। फिर मन का, फिर चेतना का, अभी यह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। क्या की है? अभी यह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ठीक, संजोए हुए। देखिए, अब चूंकि ये पढ़ा तो हो ही गया, तो इसीलिए ये कहा गया कि सबसे कठिन क्वेश्चन है। कुछ नहीं कठिन था, बस समझने का फेर है। देखिए, समझिएगा, हमने मनोविज्ञान पढ़ा, हमने देखा कि मनोविज्ञान में सबसे पहले किसका अध्ययन होता था? आत्मा का। आत्मा के बाद किसका अध्ययन होने लगा? मन का। मन के बाद किसका अध्ययन होने लगा? चेतना का। और चेतना के बाद वर्तमान में किसका अध्ययन होता है? तो वर्तमान में अध्ययन होता है व्यवहार। वर्तमान में किसका अध्ययन होता है? व्यवहार का। क्या कहा वुडवर्थ ने? वुडवर्थ ने कहा सर्वप्रथम किसका त्याग किया? आत्मा का। यानी सबसे पहले आत्मा को छोड़ दिया। देखिए, आत्मा का परित्याग किया, यानी आत्मा का अध्ययन शुरू में था। उसके बाद किसका अध्ययन हुआ? हमने पढ़ा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 16वीं सदी तक आत्मा। लेकिन 17वीं 18वीं सदी में क्या था? मन का अध्ययन। लेकिन मन का अध्ययन भी खत्म हो गया। लगभग 1900 के आसपास किसका अध्ययन माना जाने लगा? चेतना का। लेकिन क्या चेतना का अध्ययन आज होता है? बिल्कुल नहीं। आज चेतना का नहीं, आज व्यवहार का अध्ययन है। अब संजोए है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। संजोए है का मतलब अभी आज तो बचा के रखा है कि नहीं, ये इसका अध्ययन हम करेंगे, लेकिन हमेशा नहीं। वही जयशंकर प्रसाद जी वाली पुरानी लाइन, समय बदलेगा, आवश्यकता बनेगी, और इसकी पूरी उम्मीद है कि जैसे इसने आत्मा को त्यागा, मन को त्यागा, चेतना को त्यागा, एक समय आएगा कि ये व्यवहार को भी त्याग देगा। तो ये किसका कथन था? वुडवर्थ। अच्छा, वुडवर्थ से जुड़ी हुई एक टॉपिक है, वो आप लोगों को बता दें, इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक प्रश्न अभी आपने पढ़ा कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन? सुकरात। लेकिन एक कंफ्यूजन बनता है प्रश्नावली विधि। ठीक, प्रश्नावली विधि, तो ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। प्रश्नावली विधि किसकी है? वुडवर्थ की है। जबकि प्रश्नोत्तर विधि किसकी है? तो प्रश्नोत्तर विधि हमने पढ़ा कि प्रश्नोत्तर विधि किसकी है? सुकरात की। ठीक, इस टॉपिक को समझ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि नाम एकदम मिलता जुलता है, लगता है प्रश्नावली प्रश्नोत्तर, ये दोनों नाम अगर एक साथ आ गए तो कंफ्यूजन बनना तय होता है। इसलिए एकदम स्पष्ट कर लीजिए, प्रश्नावली विधि किसकी? वुडवर्थ की। प्रश्नोत्तर विधि किसकी? सुकरात की। ऐसे में यही अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सुकरात ने कहा था कि लोगों से सवाल पूछो। जब पूछो कहा तो वो प्रश्नोत्तर हुआ, पूछना और जवाब देना। और इन्होंने व्यवस्थित क्रम बताया कि कैसे प्रश्नावली लिखनी है। लिखित की बात कही थी किसने?
वुडवर्थ ने कही थी। ठीक, अब बात करते हैं स्कीनर की। स्कीनर ने क्या कहा था, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, स्कीनर ने क्या कहा? स्कीनर ने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या है? स्कीनर ने कहा, पहले स्कीनर की बात देख लेते हैं फिर बात करते हैं। स्कीनर ने कहा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आधारभूत विज्ञान है। देखिए बाबू, मनोविज्ञान की बात कही जाए तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है? व्यवहार। मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है? व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। अगर मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो आप जिसको भी पढ़ा रहे हैं उसे समझ नहीं पाएंगे कि वो आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो सकता है। कई बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनको समझ में तो नहीं आता है, लेकिन हिरास समझ रहे हैं ना, जैसे हेजिटेशन, हिरास का मतलब हेजिटेशन या झिझक। इस झिझक बस वो पूछते नहीं है कि क्या हम पूछें, कहीं इंसल्ट ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसकी जानकारी होगी कैसे? जब आपको मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। ठीक, सामने वाले के भाव को समझने के लिए, उसके व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता है, और बिना मनोविज्ञान को समझे किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती है या संभव ही नहीं है। ठीक, संभव ही नहीं है। इसीलिए स्कीनर ने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यानी पहले मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद ही आप किसी को शिक्षित कर सकते हैं। देखिए, आज हमने मनोविज्ञान की टॉपिक पढ़ी। आज हमने देखा कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, उसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, मनोविज्ञान किस विषय से लिया गया है। ठीक, ये आज मनोविज्ञान के कालक्रम की बात हुई कि मनोविज्ञान का कालक्रम क्या था। ठीक, मनोविज्ञान के कालक्रम में आत्मा को कब तक माना गया, कब से मन को माना गया, कब से चेतना को माना गया, और अब किसे माना जा रहा है? अब व्यवहार को माना जा रहा है। ठीक, इनसे जुड़े हुए जितने वैज्ञानिकों के नाम थे, चाहे वो विलियम वुड हो, चाहे सुकरात हो, चाहे मैकडूगल हो, इनसे आने वाले सामान्य प्रश्नों की हमने बात कही। ठीक, अब बहुत जल्द अगली क्लास में मिलेंगे, अगली टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करिए। हम जिम्मेदार हैं, हम आपको लक्ष्य तक जरूर ले चलेंगे।